बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। हुआ कुछ यूं, कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था 1 अगस्त 1973 को मैंने, और बचपन के दिन बहुत पीछे रह गए। और वो जो पढ़ते हुए कॉलेज में जवानी होती थी उसने भी अलविदा कह दिया, क्योंकि एक छोटे से शहर में अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं तो फिर अंबार आपके सर पे आ जाता है जिम्मेदारियों का, क्योंकि वो जो सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं उनकी सलाहें मानना ज़रूरी होता है। और देखते देखते जो आपकी बंजारगी है उसको मुकफ़ल करने की कोशिश तो होती है इंतज़ामिया की तरफ से, मैनेजमेंट की अपनी सोच, प्रिंसिपल की अपनी सोच, डिपार्टमेंट की अपनी, बस उसके बावजूद भी फिर मैंने ये देखा कि मैं बंध नहीं सकता किसी भी उसमें, इसलिए कभी कभी परेशानियां भी उठानी पड़ती थी। लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ कि एक बाइक होती थी मेरे पास उस ज़माने में, यज़दी, मतलब 76-77 के ज़माने की अब मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे वक्त मिलता था, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाने का एक फ़ायदा ये होता है डिग्री कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएट में, कि सुबह 7 बजे से क्लास 7:30 बजे से होती थी और 10:30-11 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। तो मैं क्या करता था कि अपनी बाइक उठाता था और बस चल देता था अपने शहर से लगभग 100 किलोमीटर के उस हिल स्टेशन पे जिसका नाम है मसूरी। यानी मसूरी मेरे आशियाने से एग्जैक्टली 100 किलोमीटर है। तो 45 किलोमीटर तो सड़क, और उसके बाद में जंगल का रास्ता, खूबसूरत। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ 77-78, और उसके बाद ऑनवर्ड्स, और फिर वहाँ से बीच में एक बड़ा ही खूबसूरत शहर उस ज़माने का देहरादून, और उससे 30 या 32 किलोमीटर चलते आगे चले जाइए, चढ़ते हुए ऊपर, और 6000 6500 फीट पे आप पहुँच गए मसूरी। तो मैं यूँ मसूरी जाता था जैसे इंसान किसी मोहल्ले में जाता है, 2.5 से पौने 3 घंटे में मैं पहुँच जाता था, और वहाँ 2 घंटे रुका, चाय पी, घूमा फिरा, और शाम होते होते लौट भी आता था। अगले दिन फिर कॉलेज जाना होता था सुबह। बड़े खूबसूरत अंदाज में ज़िंदगी बीत रही थी। और ऐसे ही एक दिन हुआ कि मैं लाल टिब्बे पे चला गया। लाल टिब्बा जो है वो मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है, अराउंड 7500 फीट पे। और उधर ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ एक उन्होंने दूरबीन लगाई हुई है जिसके ज़रिए आप इधर उधर दूर दराज के इलाकों तक देख सकते हैं। तो मैं उधर काफ़ी जाता था। वो रास्ता जो है उसके लिए आपको अंदर नहीं जाना पड़ता मसूरी के, आप पिक्चर पैलेस की तरफ से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। और ऊपर जाते हुए सबसे पुराना शहर जो है, मतलब 200 बरस के करीब पुराना माना जाता है मसूरी को, तो उसमें वो जो लंढौर का इलाका है वो सबसे पुराना इलाका है। उसके बाद फिर इधर की तरफ लेफ़्ट साइड पे बढ़ते गए, पिक्चर पैलेस हो गया, मॉल हो गई, लाइब्रेरी हो गई, बढ़ता चला गया मसूरी। क्योंकि मैं मसूरी लगभग पिछले 50 बरस से, मैं पहली बार मसूरी 1969 में गया था बस से, तब से ही मुझे मसूरी बड़ा भा गया था। तो मैं कोई 1 डेढ़ 2 बजे का टाइम होगा, चूँकि मुझे शाम को जल्दी भी पहुंचना होता था लौट के अपने शहर। तो मैं लौट के आ रहा था लाल टिब्बा से, उतर रहा था नीचे, और उतरते उतरते मैंने देखा कि एक छोटे से कॉटेज के सामने एक ब्रिटिशर खड़े हुए हैं। ब्रिटिशर मतलब एकदम शुद्ध अंग्रेज़। तो जब वो देखे मैंने तो मैं रुक गया। मैंने सोचा मन में, इसका मतलब ये इंसान वही है जिसका जिक्र मेरे से पिछले 10-12 साल से मेरा दोस्त भानु करता रहा है, जो मसूरी के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वो मुझे हमेशा जब भी कभी छुट्टियों में लौट के आता था कहता, अरे वहाँ पे तो बहुत बड़ा एक राइटर रहता है भाई, और उसका नाम है रस्किन बॉन्ड। वो ऐसे मुझे बताता था। तो मुझे पता नहीं इंट्यूटिवली कुछ ऐसा लगा कि ये रस्किन बॉन्ड साहब हैं। तक मैं ज़्यादा नहीं, मतलब ये बात कम से कम 20 साल पहले की होगी, तो मैं ज़्यादा नहीं जानता था उनके बारे में, सिर्फ ये पता था कि बड़े इंसान हैं वो। मैं रुक गया पीछे, तो वो उन्होंने देखा इधर को और धीरे से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर चले गए। और मुझे यकीन हो गया, क्योंकि लौटकर फिर मैंने देखा कि ये तो रस्किन बॉन्ड ही थे। मैं सोचने लगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ, दीदार हो गया आज एक महान इंसान का। मैं पहले ही आपको बता दूं कि रस्किन बॉन्ड साहब की आज सालगिरह है, इसलिए मैं उनके बारे में अपनी बातें कह रहा हूं। और इस दुनिया में वो 1934 में आए थे, यानी आज वो 86 बरस के हो गए हैं 19 मई को।
फिर मैंने तलाश किया इधर उधर से, मैंने सोचा कि मिलना ज़रूर है रस्किन बॉन्ड साहब से। तो मुझे वहाँ पर मेरा एक दोस्त, उसने मुझे बताया, अरे यार वो ना एडल्ट लोगों से मिलना नहीं चाहते। भाई क्यों नहीं मिलना चाहते? कहने लगा यार वो अवॉइड करते हैं, वो बच्चों से मिलना चाहते हैं। वो बस किसी भी स्कूल के बच्चे जब उन्हें बुलाते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन एडल्ट से मिलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैंने सुना ऐसा। मैंने कहा भाई अब हम एडल्ट हो गए तो इसमें हमारा तो कोई कसूर है नहीं, हम तो टीचर हैं और हम मिलना चाहेंगे उनसे। तो एक बार फिर वहाँ पे एक बुक शॉप पे मेरे दोस्त ने मेरी उनसे मुलाकात करवा दी। रस्किन साहब बड़े मेरे से मिले तो मतलब ही इज़ वेरी एक्सक्लूसिव, शर्मीले से एकदम से बहुत ही मतलब प्यारे इंसान है, मतलब आम भाषा में कहूँ देखने से भी इतने ही प्यारे लगते और उतनी बहुत ही दिलकश उनका वजूद है। मेरे से पूछा उन्होंने, मैंने उनसे बताया, मैंने कहा कि सर मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, देखता हूँ, बस जैसे वो बातचीत होती नहीं, करते रहते हैं। तो मैंने उनको पेन गिफ्ट किए। ये पेन गिफ्ट करने की जो मेरी आदत है ये पिछले 35 बरस से चली आ रही है, अब तो 36 बरस हो गए। 36 बरस से जहाँ तक मेरे से हो सकता है, कोई मुझसे पहली बार मिलता है तो मैं पेन भेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने उन्हें 2 या 3 पेन भेंट किए, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि 20 बरस पहले भी पेन की कदर थी। ये जो सिलसिला है ना टिक टिक दबाने का और करने का कीपैड का, अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था 20 साल पहले। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने पेन मुझसे लिए एंड ही फेल्ट हैप्पी। और एक तस्वीर भी मैंने उनके साथ में खिंचवा ली। कॉफ़ी पी रहे थे तो मैं उनके साथ में, तो वहीं पर वो दोस्त है मेरा, वो बुक शॉप पे, जिसकी बुक शॉप है वो। अब इसके बाद मुझे लालच होने लगा कि जब भी कभी मेरा मौका लगे मैं वहाँ जाऊँ। वो मिलते बुक शॉप पे ही हैं। एक बार मैं उनके घर भी गया था, छोटा सा घर है उनका, कॉटेज जैसे कहते हैं, बहुत छोटा सा कॉटेज है, और उसी में उन्होंने सारा जीवन बिताया। 1963 में दरअसल वो मसूरी आ गए थे और तब से अब तक वो मसूरी में ही रहते हैं। तो मैं उनके कमरे में बैठा था, उनसे बातचीत कर रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था, बातचीत हो रही थी। फिर तो मैं थोड़ा बातचीत करते करते मुझे ये पता चला कि इनसे कोई भी उल्टा सीधा सवाल ना किया जाए, बस जनरल बातचीत की जाती रही। क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि दरअसल लोग क्या करते हैं कि जब उनसे मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं, सर व्हाई डिडंट यू गेट मैरिड, आपने शादी क्यों नहीं की। अब कोई किसी से ये पूछे भाई तुमने शादी क्यों नहीं की, ये तो कोई सवाल ना हुआ ना, लेकिन ज़्यादातर लोग एक्साइटमेंट में आके कर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बड़ा अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं। हाँ, कोई बच्चा उनके पास जाके कहता है ना कि सर यू राइट ब्यूटिफुली और आई लव रीडिंग योर बुक्स, तो फिर उन्हें बड़ी खुशी होती है। तो मैं उनके पास फिर कई बार गया, इसके बाद भी कई बार गया। फिर मैंने एक तरीका बनाया कि मैं जब भी उन्हें मिलता हूँ मैं उन्हें 7 पेन्स भेंट करता हूँ, 7। तो बड़े उससे बड़े खुश होते हैं। मुझे नाम से वो नहीं जानते, मैंने नाम तो बताया था, लेकिन वो हमेशा मुझे कहते हैं प्रोफेसर हु गिफ्ट्स मी पेन, एक करके वो जानते हैं। तो अभी 2 बरस पहले भी जब अक्टूबर 2018 में मेरे दोस्त कमलजीत आए मसूरी, तो उन्होंने मुझे पहले ही कहा भाई देखो मिलना है रस्किन बॉन्ड साहब से, वो लैंडमार्क हैं यहाँ के, वो लैंडमार्क हैं यहाँ से। मतलब हर शहर का अपना एक लैंडमार्क होता है ना। अब जैसे बेंगलोर में आप जाएं और वहाँ आप विवेक जावली साहब से ना मिलें, पावा साहब से ना मिलें, तो कुछ बात बनती नहीं ना। तो लैंडमार्क होते हैं शहरों के, तो मसूरी के लैंडमार्क हैं रस्किन बॉन्ड साहब। तो मैंने कहा भाई ठीक है चलो चलते हैं। दोस्त से बात की तो हम वहाँ पहुँचे। जो जब बातचीत होने लगी और फिर वहाँ देखते देखते भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि अक्टूबर में भी अब मसूरी अब कोई किसी एक सीज़न की बात नहीं रह गई। वहाँ समर में भी लोग आते हैं, ऑटम में भी आते हैं, विंटर में भी आते हैं, हमेशा जाते हैं लोग। तो देखा वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई काफ़ी सारी, और लगातार चलता रहा सिलसिला, बहुत कुछ होता रहा। अब डबल वहाँ पर हो रहा था, कुछ लोग कमलजीत को देखना चाह रहे थे और कुछ लोग उनको मिलना चाह रहे थे। तो मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनवाना शुरू करा। मैंने कहा भाई ये रेयर मोमेंट है, क्योंकि एक तो रस्किन बॉन्ड साहब की मौजूदगी और उससे भी ऊपर जो हैं कमलजीत, उनके ज़बरदस्त दीवाने, क्योंकि कमलजीत भी एक ज़माने में मसूरी में पढ़ते थे एक पब्लिक स्कूल में, लेकिन तब तक वहाँ पर रस्किन साहब नहीं पहुँचे थे। ये तो अर्ली 60s की बात है, एकदम से 60-61 की बात होगी। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, और हमने वीडियो भी तैयार किया। तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, बढ़िया हो ही रहा था। तो मैं क्या करता हूँ कि उनकी सिग्नेचर ले लेता हूँ, ऑटोग्राफ्स जो होते हैं ये उनके, क्या मैं तो किसी से भी मिलता हूँ तो राइटर से ले लेता हूँ। मैं मन्ना डे साहब से ले आया था, परवीन सुल्ताना जी से ले लिए, जावेद अख्तर साहब से लिए, गुलजार साहब से लिए। मैं सिग्नेचर ऑटोग्राफ ले लेता हूँ, क्योंकि ये दस्तखत जो होते हैं इससे हमें यूँ लगता है कि भाई देखिए हम उस इंसान के इतने करीब तक गए थे,
और उनके दस्तखत हम ले सके थे। तो राइटर्स के तो ख़ास तौर से हो सकता है तो ले लेता हूँ मैं। जैसे अब्दुल कलाम साहब से जब मुलाकात हुई थी तो मैंने उनकी किताब पे भी उनके सिग्नेचर ले लिए थे लगभग 10 बरस पहले। ये मैं करता रहता हूँ। ये बंजारगी है ना, तो बंजारगी में कोई कायदा कानून तो नहीं होता, आज़ादी होती है, और आज़ादी वहाँ तक होती है जब तक कि अपनी आज़ादी किसी की आज़ादी से ना टकराए। तो फिर वही मैंने किया। तो यहाँ बेंगलोर जब मैं आया तो वो किताब मेरी देखी कुछ लोगों ने, और उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा है, और 2-3-4 जगह से ये फरमाइश आई कि कभी आप जाएं वहाँ मसूरी और आपकी मुलाकात हो अगर उनसे, रस्किन सर से, तो हमें ऑटोग्राफ करा के ला दीजिए। अभी पिछले कुछ अरसे से क्या हुआ है कि रस्किन साहब दरअसल पिछले 2-3 बरस से सेहत के हिसाब से बहुत ठीक नहीं रहती उनकी सेहत। तो वो क्या करते हैं कि जब साइन करते हैं उस पर लिख देते हैं बेस्ट विशेस, बस करके नीचे साइन कर देते हैं। अच्छा, मेरे को जो पहला ऑटोग्राफ दिया उन्होंने नाम से दिए, दूसरे भी नाम से दिए, मुझे नाम से दे देते। तो मेरे को लालच आया, मैंने कहा सर, सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन बेंगलोर दे वॉन्ट देयर नेम इंस्क्राइब्ड ऑन द बुक। तब आप तो ये सब ओके, तो उन्होंने साइन करने शुरू कर दिए और मैं बुक्स पे साइन कराए जा रहा हूँ। बाय द टाइम इट एंडेड मैंने 25 बुक्स साइन करा ली थी, 25, और वो सारे के सारे बेंगलोर के शनासा हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो कुछ को ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि हाँ उनमें एक हम भी थे, हाँ उनमें एक हम भी थे। ये लगभग 3 बरस पहले की बात होगी। तो जब मैंने उन्हें जा कर के दिया, अब नौजवान बच्चों को तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि उनके तो सिलेबस में रस्किन बॉन्ड साहब होते हैं। बल्कि एक हमारी बच्ची छोटी सी, मेरे भांजे की जो छोटी बच्ची 7-8 साल की, तो मैंने उसकी टीचर के नाम से भी करा के दे दिया। उसकी टीचर ने तो उस बच्ची की टीआरपी बढ़ा दी, अरे मेरे नाम से रस्किन बॉन्ड साहब, अरे वाह वाह, उनकी तो हम पढ़ाते हैं। तो रस्किन बॉन्ड एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही खामोश तबीयत इंसान है। तो आज हम उन्हें इसलिए भी याद करते हैं कि 86 वर्ष के रस्किन बॉन्ड साहब अब थोड़ा दुनिया से बहुत अलग रहते हैं, वो ज़्यादा अब लोगों से मिलते नहीं। और मुझे खुशी ये रही कि मैं उनसे जितनी बार भी मिलना चाहा मैं उनसे मिला और ऑटोग्राफ करा के उनके लिए आता था। दरअसल क्या है कि ये एक ज़माने में जब हम लिटरेचर पढ़ते थे तो हम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ते थे। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री जो होती है वो नेचर से भरी हुई पोइट्री होती है। तो अगर उसका कोई प्रोज में रूपांतर है तो वो रस्किन बॉन्ड साहब हैं। रस्किन बॉन्ड साहब पैदा तो कसौली में हुए थे। कसौली तो बड़ा खूबसूरत हिल स्टेशन है उधर हिमाचल में। जब हम शिमला जाते हैं तो रास्ते में कसौली पड़ता है, तो वहाँ से उनका जन्म स्थान है। उनके वालिद साहब जो है वो भी पढ़ाते थे, और बहुत जल्दी उनका और उनकी माँ की अलहदगी हो गई थी। रस्किन साहब के पेरेंट्स आपस में बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे, और उसके बाद बड़ी लंबी यात्रा, 16 बरस की उम्र के बाद में बहुत मेहनत है रस्किन साहब की ज़िंदगी में, और उस मेहनत का नतीजा ये निकलता है कि वो लिखते चले गए। इतना कुछ उन्होंने लिखा। मेरा ख्याल है कि 500 से ज़्यादा स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं, मोर देन 500। तो जो पहला उनका नावल है उसके लिए वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और वो ज़माना ये है कि कोई किसी को पूछता नहीं, इंग्लिश राइटिंग हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं। तो रूम ऑन द रूफ के नाम से उनका पहला जो है वो नावल आता है। तो मे बी ही वॉज जस्ट 16-17। यहाँ उन्होंने कैरेक्टर को क्रिएट कर लिया जिसका नाम है रस्टी, और रस्टी जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है। बहुत कुछ उन्होंने रस्टी के बारे में लिखा है। 500 स्टोरीज़ में आप देखिए कि अलग अलग तरह से उनका रस्टी घूमता रहता है। कहीं वो कहते हैं रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, कहीं वो कहते हैं रस्टी रन्स अवे, रस्टी एंड द मैजिक माउंटेन, रस्टी गोज टू लंदन, रस्टी कम्स होम, ऐसे एडवेंचर्स ऑफ रस्टी। रस्टी वो कैरेक्टर है जिसमें वो ऑटोबायोग्राफिकली मौजूद हैं। तो यहाँ से नेचर का जो उनके साथ जुड़ाव है बचपन से ही, वो बड़ा कमाल का है। उनकी राइटिंग्स बेहतरीन हैं, और जैसा मैंने कहा कि अराउंड 500 के करीब उनकी स्टोरीज़ हैं। तो हिंदुस्तान में एक अंग्रेज़ के रहते हुए और अपना इस अंदाज में लिखते हुए साहित्य एकेडमी ने भी उन्हें 1992 में अवार्ड से नवाजा, और सबसे पहले उन्हें 57 में ही मिल गया था राइज अवार्ड प्राइज़ के नाम से, और फिर उन्हें 99 में पद्मश्री मिलती है, फिर 2014 में पद्म भूषण मिल जाता है, फिर उसके बाद उनको 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल जाता है।
रस्किन बॉन्ड जो है वो इतने एक्सक्लूसिव और इतने गुमशुदगी में जीने वाले आदमी हैं कि वो किसी किस्म की लॉबिंग कहीं किसी अवार्ड के लिए नहीं कर सकते, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। फिर उनको पद्म भूषण मिलता है। वो सियासत में नहीं है, वो बिल्कुल अलग से एक छोटे से हिल स्टेशन पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो 1978 में फ्लाइट्स ऑफ पिजन के नाम से जो उनका एक नावल है, उसको शशि कपूर साहब ने पढ़ा और उन्होंने कहा भाई इस पर मैंने फ़िल्म बनानी है, और उन्होंने फिर उस पर जुनून फ़िल्म बनाई, और जिसमें अदाकारी भी शशि कपूर साहब की अपनी है। वो फ़िल्म बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही बढ़िया ढंग से बनी हुई फ़िल्म है। तो इस तरह उनका जुड़ाव जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री से भी हो जाता है। फ़िल्म्स में जो काम वो करते हैं वो आगे बढ़ कर के, क्योंकि वो एक अलग तरह की सोच है उनकी, ऐसा नहीं है कि वो कोई आम फिल्में लिखने में यकीन करते हैं। ये टीवी पे भी उनका रस्टी जो है एक सीरियल के रूप में आ जाता है। 2005 में फिर एक फ़िल्म बनाते हैं। विशाल भारद्वाज जो है ना, आज के दौर के बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, मतलब मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी। उन्हें बड़ी दिलचस्पी हो गई रस्किन बॉन्ड साहब में, और उन्होंने ब्लू अम्ब्रेला के नाम से एक फ़िल्म बनाई 2005। भाई कमाल की फ़िल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। जो लिखी हुई है कहानी वो तो एक चीज़ रही, लेकिन जो पंकज कपूर साहब की इसमें अदाकारी है, फर्स्ट रेट, नथिंग लेस देन द बेस्ट। तो उसके बाद फिर विशाल के मन में आई और 2011 में उन्होंने एक सात खून माफ़ बनाया, एक फ़िल्म बनाई प्रियंका चोपड़ा को लेकर। उसमें एक छोटे से सीन में वो रस्किन साहब को ला सके, उन्हें मना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अलग अलग तरह की राइटिंग्स उनकी हैं, और उस राइटिंग में अलग अलग तरह के वो अपने किरदार लेकर के आते हैं, उन किरदार को वो ज़िंदा कर देते हैं। सबसे बढ़िया बात उनकी ये है। वो उसमें देखिए उनके कितने रूप हैं। वो फिक्शन भी लिखते हैं, वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, वो नॉवेल्स भी लिखते हैं, और उसमें काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल भी है। और सबसे बढ़िया बात है कि वो घोस्ट के बारे में भी लिखते हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं कि मसूरी में जब आप पीछे की तरफ जाते हैं, कैमल बैक रोड है एक, मतलब ये तो मेन रोड तो हो गई मॉल रोड। मैं तो चूँकि वहाँ पे 1969 से जाता हूँ, 56 साल मुझे हो गए हैं वहाँ जाते हुए, तो मुझे तो चप्पा चप्पा मालूम है, हज़ारों बार मैं मसूरी जा चुका हूँ। वो कैमल बैक रोड जो है पीछे की तरफ जाती है, वहाँ एक सिमिट्री है। तो वहाँ से कुछ ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर यहाँ रहते थे एक ज़माने के अंदर, तो यहाँ कभी घोस्ट देखने को मिलता था। उसी घोस्ट को लेकर के, वो पहले ज़माने में घोस्ट जो हैं वो कभी इन पे मिलते थे कि आपको सिमिट्री में मिल गए या कहीं ऐसी शमशान जगहों पे मिल गए। अब तो ढूंढे से ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अलग अलग तरह की सोच लिए हुए न जाने कितने सारे भूतों से ज़िंदगी में पाला पड़ता है, जो चैन से रहते नहीं और रहने देते भी नहीं। इस धरती का कुछ इस तरीके से निज़ाम हो गया, तो घोस्ट ढूंढने उन्हें जाना नहीं पड़ता आपको कहीं भी। तो घोस्ट जो उनका है वो मतलब वो ख़तरनाक नहीं है, उस घोस्ट को भी आप कबूल कर लेते हैं। ये उनकी सोच का जो दायरा है रस्किन साहब का, उसमें बड़े प्यारे ढंग से वो उसको भी पिरो लेते हैं। पीछे हिमालय है, उनकी जो फर्स्ट फ्लोर पे उनकी कॉटेज है जहाँ वो रहते हैं, एक विंडो है जो बाहर वैली में खुलती है। उस विंडो से झांक कर मैंने देखा कि यहाँ से रस्किन साहब जो है देखते हैं। जब मैं उनके घर गया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन वहाँ पे उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करना, और वहाँ से खड़े हुए वो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से कुदरत को निहारते हैं, आसमान में बनते हुए बादल, और उसके बाद में बरसती हुई बारिश और हरियाली, और इतना खूबसूरत मंज़र मसूरी का। मसूरी अब वो मसूरी तो नहीं है जो 1969 में था, अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। समर में तो आप पैर नहीं रख सकते। वैसे नॉर्थ इंडिया के कौन से स्टेशन में आप पैर रख सकते हैं, क्योंकि अब तो सभी लोग भागकर वहाँ पर जाते हैं। ये अलग बात है कि अगर कोई जा सके तो इन दिनों ये जो लॉकडाउन है, अब जाइए ना मसूरी, तो मज़ा अब आएगा सचमुच। तो वो वही मैं करता रहता था, मैं बाइक उठाता था, चला जाता था, घूमता रहता था, फिर उसके बाद अब भी जाता रहता हूँ। अब मैं वहाँ से भी बहुत पहले, लगभग 1985 में पहली बार मैंने देखा कि वहाँ से 85, मतलब 1985 की बात है, 85 की, तो वहाँ से लगभग 28 किलोमीटर पे, और अगर हम आगे चले जाएँ तो वहाँ धनौल्टी है, तो मैं वहाँ धनौल्टी भी जाता रहता हूँ, बहुत जाता हूँ। तो मुझे रस्किन साहब की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि एक छोटी सी जगह पे रहकर वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड राइटर हो जाते हैं। जो सबसे बढ़िया पुरस्कार कोई राइटर इमेजिन कर सकता है वो उनको मिल जाते हैं। तो एक दिन बैठे थे
बात कर रहे थे, तो मतलब ही लव्स टू टॉक इन इंग्लिश। हिंदी ज़्यादा, हिंदी बोलते ही नहीं वैसे वो, जब सचमुच देवानंद साहब का भी यही होता था, जब भी पर्सनली बात करते थे, कई बार बात करने का मौका देव साहब से मिलता था, वो इंग्लिश में ही बात करते थे। तो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट ये था कि भाई यू स्पीक गुड इंग्लिश। रस्किन बॉन्ड साहब ने कहा यू स्पीक, जब 15-20-25 मिनट हम बोलिए, यू स्पीक गुड इंग्लिश, वेयर डिड यू स्टडी? तो आई टोल्ड हिम, सर मैं एक टाटपट्टी के स्कूल में पढ़ा हुआ इंसान हूँ। टाटपट्टी तो आप जानते हैं ना, जो छोटे छोटे से हमारे गांव में या कस्बों में स्कूल होते हैं, मैंने वहाँ पढ़ाई की। लेकिन यह है कि लिटरेचर में मुझे इंटरेस्ट था, तो इसलिए थोड़ा मुझे इसमें दिलचस्पी होगी। तो उन्होंने मेरी तरफ से यूँ देखा, मतलब खुशी से देखा कि अगर आपके जज्बों में एक हिम्मत है, जोश है, जज्बा है, तो ये पब्लिक स्कूल वगैरह कोई बहुत मायना नहीं रखते। आपके अंदर अगर एक इच्छा है आगे बढ़ने की, तो आप तारकोल की सड़कों पर चलते चले जाइए, कोई बात नहीं। ये टाटपट्टी के स्कूलों ने बहुत कमाल के लोगों को दिया है दुनिया को, बहुत कमाल के। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पब्लिक स्कूल में पढ़ के या इंग्लिश स्कूल में पढ़ के कोई महारथी बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ही फेल्ट हैप्पी। तो मुझे भी उनसे मिलना अच्छा लगता है। आजकल मिलना कम होता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपना इत्मीनान से अपने घर पे ही रहते हैं, घर पे ज़्यादा लोगों को मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन 75 के जब हुए थे, तब भी मैं सबसे पहले उनके यहाँ पहुँचा था। अभी 2 बरस पहले फिर उनसे मुलाकात हुई थी, और मैं उनके लिए बहुत दुआ करता हूँ कि ऐसे इंसान धरती पे बार बार नहीं आते। इतनी कमाल की पर्सनैलिटी है रस्किन बॉन्ड सर की, कि उनसे मिलके आपको बहुत रूहानी खुशी होती है। तो मैं देखता हूँ कि अब आगे कब मिलना हो पाएगा मैं नहीं जानता। अभी तो 31 मई, फिर उसके बाद में यू नेवर नो, हो गए ना बैठे बैठे 59 डेज़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रस्किन बॉन्ड साहब के, और वैसे इत्तेफाक ही है कि आज ही गिरीश कार्नाड साहब भी दुनिया में आए थे। वो भी अपने ढंग के एक ही अलग तरह के इंसान, जिनके बारे में मैंने 10 जून को, जब उनका इंतकाल हुआ था पिछले बरस, कुछ बोला था, वो भी मैं पोस्ट करूंगा। सबको तो दिलचस्पी हो नहीं सकती मेरी बातों में, बहुत ज़्यादा बोलने लग गया हूँ, लेकिन कुछ को तो रहती है ना, और उन्हीं के लिए भेजा करता हूँ। तो मेरी दुआएं आप सबके लिए। आइए दिन को शुरू करते हैं, रस्किन साहब को याद करते हैं, और गिरीश जी को भी बहुत दुआएं दुआएं दुआएं।